Okay, so that important point was that how do we write this equation? Means how we write the standard equation. Means why sodium is solid in this case, why chlorine is gas in this case, and why sodium chloride is in solid state. Okay, for example, means why aluminum is in solid state here. It may be anything, and if it may be anything, then this equation means enthalpy of formation, standard enthalpy of formation equation would be different for different states of aluminum. Suppose that aluminum was in gaseous state, then the means enthalpy of sublimation would not be included. Are you getting my point? So repeat again. हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे जो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हैं, जैसे मैंने बोला कल आपको कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, वो आपको लिख के लाना है। फिर से कैल्शियम क्लोराइड मतलब कैल्शियम क्लोराइड के लिए आपको इक्वेशंस लिखना है। तो आप जो सबसे पहला ये इक्वेशन लिखते हो, ठीक है ना, तो ये इक्वेशन में आप कैसे डिसाइड करते हो कि एल्यूमिनियम जो है वो सॉलिड है, फ्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में है, और फिर से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग, लेट मी नोटेट दिस, अगर हम लोग एल्यूमिनियम को गैसियस स्टेट में लेते, जैसे मैं ये भी तो लिख सकता था ना कि एल्यूमिनियम इन गैसियस स्टेट प्लस 3/2F2 इन गैसियस स्टेट, और ये बन जाता हमारा क्या, AlCl3, ठीक है ना। तो इसमें जो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वाला टर्म है वो नहीं आता, ठीक है ना। Yes, sir. तो क्या इस प्रोसेस में भी जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम लोग डेल्टा H0F से दिखा सकते हैं? मेरा सवाल बस यही था कि क्या इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको भी हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो आप बताओ, बोलेंगे कि नहीं? नहीं बोलेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके ये जो डॉट है ना यहाँ ऊपर जो ऐसा गोला टाइप का लगा हुआ है, उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, और इसके नाम में ही है स्टैंडर्ड। मतलब इसके जितने भी मतलब इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट होंगे वो सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। मतलब वो स्टेट जिस स्टेट में वो रियली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम जनरली एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, तो इसीलिए हम लोगों ने एल्यूमिनियम सॉलिड लिखा, ठीक है ना। फ्लोरीन जो होता है नॉर्मली गैसियस स्टेट में होता है, इसीलिए फ्लोरीन को हम लोगों ने गैसियस स्टेट में लिखा। सिमिलरली हम लोग जब सोडियम का बात करते हैं तो यहाँ सोडियम सॉलिड होता है, तो जनरली सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो जब भी हम लोग किसी भी रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज होगा, अगर हम लोग उसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, तो वो तभी बोलेंगे जब जो प्रोडक्ट हो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट हो वो सारा का सारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सोडियम आयोडाइड का आप लोग लिखो, ठीक है ना, इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आपको लिखना है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, आप दोनों ने कल बना के तो दिखाया था, दैट वाज नाइस, दोनों आदमी का सही था। एक चीज है इसमें कि ये लिखने का फायदा क्या होगा फिर? मतलब हम लोग ऐसे ही क्या लिखते ही जाएंगे? नहीं, ये लिखने का फायदा ये होगा ना कि इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग डायरेक्टली इसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब जितना एनर्जी बीच में लगा उन सबको जोड़ के इसके बराबर होता है, और इसी को निकालने के लिए हम लोग इतना काम करते हैं, ठीक है ना। तो लास्टली में जैसे आप लोगों ने ऐसा लिख लिया, लेट 1 मिनट लेट मी रीड इट। ओके, तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे ऐसा हम लोग को लिख के क्या मिला, तो इसको लिख के मिला बस ये कि अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा H0F ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसमें कौन कौन सा एनर्जी लगा, तो डेल्टा HS इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जीज, जिसमें कि I1 प्लस I2 1,2,3 ये लगा इसमें, बस हो गया इसका काम। फिर से इधर लगा क्या, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इंटू 3/2, इसको 3/2 इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर से क्या लगा, तो इसमें लगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो 3 EA
ओके, एंड देन लास्टली में हम लोग को लैटिस एनर्जी। तो ये तो जनरली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो पार्ट्स है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीकों से। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को इसका डेटा पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जेई एडवांस तक में पूछा है एक बार, तो वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन जनरली वो फिजिकल का हो जाता है, लेकिन यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं। उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया होगा आपको, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू दिया होगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, लैटिस एनर्जी का वैल्यू दिया होगा, और तब आपसे पूछेगा कि बताइए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो। तो आपको बस इसको ऐड करते जाना है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। अब एक इम्पोर्टेंट Yes. पॉइंट ये है कि अच्छा आप बताओ कि आयोडीन जनरली किस स्टेट में पाया जाता है? Yes, yes. नहीं, दैट्स Hello. रॉन्ग आंसर। आयोडीन इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज सॉलिड। आयोडीन का स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो सॉलिड है, ठीक है। Okay, sir. ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आयोडीन का जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो सॉलिड है। तो अगर मैं आपसे बोलूं जैसे सोडियम आयोडाइड है, ठीक है ना, आपको इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, और इसके लिए आपको इसके मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो जनरली जो स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारे वो गलती कर देंगे, क्या कि इसको गैसियस ले लेंगे तो गलती हो जाएगी। तो इसमें इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी एक ऐड होगा, ठीक है ना, मतलब सोडियम सॉलिड, ठीक है, और ये बनाएगा सोडियम आयोडाइड जो होगा सॉलिड में। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, सोडियम में इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगाएंगे। हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे कि ये कैसे बना। तो ये बनने के लिए हमको चाहिए सोडियम प्लस जो होना चाहिए गैसियस स्टेट में, और फिर से हमको चाहिए आयोडीन माइनस जो भी होना चाहिए गैसियस स्टेट में। तो अब हम यहाँ से पहले सोडियम को सोडियम प्लस में लाने के लिए सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। गैस में कन्वर्ट करने के बाद से आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लगाएंगे, तो मेरा काम हो गया है। अब हम आयोडीन को आई माइनस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉलिड है तो गैसियस में कन्वर्ट करेंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगाएंगे। फिर से इस इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगाने के बाद से I2 गैस में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे बताइए? Sir, enthalpy of dissociation. यस, और कितना इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लगाएंगे? Half. यस, हाफ मोल पे लगाएंगे तभी तो एक ही मोल आयोडीन बनेगा। यहाँ पे 1/2 इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से 1/2 इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लगाने से ये बन जाएगा I, और वो हो जाएगा गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के इंथैल्पी एक लगा देंगे, ये तो ये बन जाएगा I माइनस गैसियस स्टेट में। अब हमारा काम हो गया। अब बस इसमें एक लैटिस एनर्जी जोड़ देंगे, काम खत्म। तो ऐसा ऐसा सवाल आएगा जिसमें मतलब कि चार ऑप्शन दिया रहेगा, तो किसी ऑप्शन में क्या करेगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हटा देगा, ठीक है ना, किसी में इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगा देगा। तो यू हैव टू बी मतलब वहां पे ध्यान रखना है। एंड जनरली मतलब जनरल चीजों से ज्यादा एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक Sir, है। bromine liquid होता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे मरकरी जो होता है वो भी लिक्विड होता है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर हम लोग ये बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ते क्यों। तो पहला तो हमको ये पता चला कि मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता चल जाएगा। फिर से एक ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब इसको क्यों पता करेंगे आप, ठीक है ना। तो इसका इसका आंसर यही पे है, यहाँ पे मैंने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के वैल्यू से हम लोग उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है कि लीस्ट स्टेबल है, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो दैट्स वन important यूज ऑफ Born-Haber cycle. So let's write down purpose of Born-Haber cycle. अच्छा, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर, तो इसका लिखने का कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो मोस्ट निगेटिव हो जाएगा जब एक्सोथर्मिक टर्म्स बड़ा होंगे देन इंडोथर्मिक टर्म्स। ये तो बात सही है भाई, मतलब एक्सोथर्मिक टर्म बड़ा होंगे तो जो भी एक्सोथर्मिक टर्म्स होंगे वो सारे के सारे का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा।
तो अगर निगेटिव वाले ज्यादा बड़ा होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव वाला अगर ग्रेटर देन हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव वाला, तो फिर से क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, am I audible enough? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल दूंगा तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। वेट, देखो, जैसे मान लो कि यही है, यही इसी को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें एक्सोथर्मिक टर्म्स होगा एक, ये तो इंडोथर्मिक होगा, आयनाइजेशन एनर्जी में इंडोथर्मिक होगा, फिर से ये एक्सोथर्मिक होगा, और बाकी कोई तो मेरे को एक्सोथर्मिक लग नहीं रहा, क्योंकि सब्लिमेट करने के लिए भी आपको एनर्जी देना पड़ेगा, आयोनाइज करने के लिए भी एनर्जी देना पड़ेगा, और डिसोसिएट करने के लिए भी आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जनरली ये दोनों क्या है हमारे एक्सोथर्मिक टर्म है। अगर इनका मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड से बड़ा हो गया तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? बोलिए। यस सर। हाँ, अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट मे बी डाउट हो सकता है। आर यू गेटिंग? हाँ सर। हाँ, बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि वी डू नॉट हैव वैल्यूज। अगर मैं वैल्यूज देता और तब बताता तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए हम लोग वैल्यूज रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि थेरेपी ऑफ सब्लिमेशन, तो ये लगा मान लीजिए कि 40 किलो जूल, ठीक है ना। और आयनाइजेशन एनर्जी 1 आ गया आपका, मान लीजिए कि कितना, 20 किलो जूल। ओके, अच्छा एक बात, लेट्स यूज पीरियोडिक टेबल। अच्छा बताइए, आयनाइजेशन एनर्जी 2 का वैल्यू क्या होगा? 20 से ज्यादा होगा, 20 से कम होगा, या फिर क्या होगा? सर ज्यादा होगा। Yes, and that's where you use the concepts of ionization energy, and hence periodic table chapter become most important. And means as a student, I am also a student, so मैं revise करवाता रहूँगा. In this way only I used to study inorganic, just revising all the chapters from one chapter revision only. Okay, so here its value will be greater than this. And let's consider this as sodium. Then मतलब मैं आपको वैल्यूज देता हूँ, बताओ ये 30 होगा या फिर 300 होगा अगर ये सोडियम है तो? सर 300। यस, दैट्स नाइस। हाँ, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हमारा क्या, सडन जंप, याद आया? यस सर। हाँ, आपने सही जवाब बताया तो एकदम पक्का याद आया होगा। देन भाई भाई, हाँ, देन दिस बिकम इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ मान लीजिए ये 300 हो गया। चलिए, तो अगर इस फिर से मान लीजिए इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, तो इसको मान लेते हैं हम लोग कि 40 किलो जूल, चलो 50 ही ले, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 350 चाहे 390 410, 410 आएगा, ठीक है ना। तो सॉरी 400 आएगा, 50 50 20 70, हाँ 410 आएगा। तो ये टोटल, ये जो पॉजिटिव टर्म्स है इसका सम आ गया हमारा कितना, 410। तो अगर ये टोटल प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस को एक्सोथर्मिक होना है, इसका मतलब जो निगेटिव टर्म्स है उनका वैल्यू, उनका मैग्नीट्यूड 410 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब एज फॉर एग्जांपल ये 420 हो जाए तो माइनस 420 हो जाए, तो अभी जाके ओवरऑल क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आया? सर किसका वैल्यू 420 होना चाहिए? ये दोनों के सम का, लैटिस एनर्जी एंड प्लस इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। For example, let's take example, then it will be clear. So, for example, let's consider electron gain enthalpy is minus 50 kilojoule, okay, and our lattice energy is minus 200 kilojoule, for example, okay. So
तो यहाँ पे दो टर्म्स है, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब ये टोटल मिला के हो जाएगा -100 और माइनस कितना 200, ये टोटल -300 हो जाएगा। अगर ये -300 होगा तो उसमें 400 जोड़ोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए अगर ये रिएक्शन पॉसिबल होना है तो इसका वैल्यू कुछ और निगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये -400 हो जाए तब काम बन जाएगा। कैसे? तो अब अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकालेंगे तो ये सबको जोड़ेंगे, डेल्टा एच एस आई वन आई टू डेल्टा एच डी, फिर से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर से ये लैटिस एनर्जी, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ओवरऑल वैल्यू 410 -100 माइनस ये हो जाएगा 410 -100 -400, यहाँ से हो जाएगा 10 -100 हो जाएगा ये कितना -90 किलो जूल। ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? पॉसिबल है, फिजिबल है। समझ में आया? तो न्यू का वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव होगा हमारा रिएक्शन उतना ही फिजिबिलिटी की ओर बढ़ते चला जाएगा, मतलब कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उतना ही निगेटिव होगा और प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। If you are feeling difficulty at any place, then you should ask. Done? Yes, sir. Okay. Okay, guys. So now, अच्छा हाँ, अब थोड़ा हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे कि इक्वेशंस लिखते थे, जैसे कि तब उसके बाद से धीरे धीरे लाइन बना के फिर से हम लोग लिखते थे। अच्छा, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? जैसे चलिए आप लोग लिख के बताइए, Al2O3 का, Al2O3 सॉलिड है, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आपको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और बाकी सब के टर्म्स में दिखाना है। तो चलिए हम लोग साथ में मिलकर बनाते हैं इसको। Then for this we need 2 mole of aluminum solid plus 3/2 mole of O2 gas, because oxygen exists in form of O2. Okay, so this will form our Al2O3 solid. Done? Done? Yes, sir. Okay, मैं ही इसको बताता हूँ ताकि मतलब सही हो जाए। अच्छा, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड है तो सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+, ठीक है ना? और चाहिए होगा हमको 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2-, यही चाहिए होगा हमको इसको बनाने के लिए। और ये दोनों क्या होने Yes, चाहिए? sir. गैसियस स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो अब यहाँ पे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से आना है तो सबसे पहले तो एक मोल के लिए इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगता है, तो 2 मोल के लिए 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, 2 इंटू डेल्टा एच एस, तो ये बन गया 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम गैस। अब उसके बाद से 2 इंटू E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तीनों लगाएंगे तब जाके वो क्या, सॉरी IE होगा यहाँ पे क्या होगा, मतलब 3 बार हमको आयनाइज करना पड़ेगा। तो 2 इंटू I1, 2, 3, ऐसा करेंगे तो हमारा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आ जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे हो रहा है? Sir, repeat हाँ, कर sir. दो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्लास में ही समझ के जाओ, ऐसा नहीं है कि मतलब फिर से समझना पड़े। ओके, देखो ये क्या है, 2 मोल एल्यूमिनियम लेंगे प्लस 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। अच्छा, ये कैसे लिख रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए, देन वी विल प्रोसीड। ये कैसे लिखा है ये Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. ओके, अब हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि सबसे पहले लैटिस एनर्जी वाला इक्वेशन लिखते थे। तो लैटिस एनर्जी में क्या होना चाहिए? 2 मोल ऑफ Al3+। अच्छा, ये Al3+ ही क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, ठीक है ना? प्लस इसमें कितना ऑक्सीजन एटम है? 3, तो 3 मोल ऑफ O
और O में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2, 3O -2। ये समझ में आया? तो बेसिकली हमको करना क्या है कि कुछ भी करके हमको यहाँ से यहाँ आना है, पहला काम। दूसरा काम कि हमको यहाँ से यहाँ आना है, ये हो गया हमारा दूसरा काम। ये समझ में आया? Yes, sir. ओके। और ये दोनों गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सॉलिड से हमको गैस में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम लोग आयनाइज कर सकते हैं। तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगाएंगे। तो ये चला गया किसमें, 2Al गैसियस में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 बार इस पे आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएंगे। तो 1 मोल के लिए Ie लगता है, तो 2 मोल के लिए 2 इंटू आई लगेगा। तो 2 इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3। जब हम लोग 3 बार आयोनाइज कर देंगे तो ये पहुंच जाएगा Al3 प्लस। तो हमारा टोटल एनर्जी जो लगा एल्यूमिनियम सॉलिड से लेके एल्यूमिनियम 3 प्लस गैस, वो क्या लगा, डेल्टा HS इंटू 2 प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये क्लियर हो गया ना? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन से फिर से हम लोग को यहाँ पे आना है। तो इसको आने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि ये गैसियस स्टेट में है, तो मेरा काम हो जाए। 1 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लगता है, तो 3 मोल के 3/2 मोल के लिए क्या लगेगा, 3/2 एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। और जैसे ही हम लोग डेल्टा HD, जैसे ही हम लोग ये लगाएंगे तो ये कहाँ चला आएगा, 3 ऑक्सीजन, 3 एटम हो जाएगा सिर्फ ऑक्सीजन का। अब ये मॉलिक्यूल नहीं रह गया, अब ये एटम हो गया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल को हमने डिसोसिएट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, -2 तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। और क्योंकि कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे 3 लग जाएगा। तो बस हो गया। अब यहाँ पे आ गया, फिर से लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी। तो हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है। अब वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कि डेल्टा H0F इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। ये किसका काम है, ये पूरा है एल्युमिनियम वाला का। फिर से हम लोग ऑक्सीजन के लिए डील कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के लिए क्या, 3/2 इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस 3 इंटू EA1 प्लस EA2, और लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, लैटिस एनर्जी। ये क्लियर हो गया? सर ये 3/2 डेल्टा HD वाला नहीं हुआ। ओके ओके, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो हम लोग को यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि हम लोग को 3 ही मोल ऑक्सीजन एटम चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो जब यहाँ से हमको यहाँ जाना पड़ेगा तो यहाँ पे O बॉन्ड को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर एक O बॉन्ड को हम लोग 1 मोल ऑफ O2 को तोड़ेंगे तो हम लोग को जो एनर्जी लगेगा वो लगेगा डेल्टा HD। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कितना मोल है, 3/2 मोल है, तो 3/2 मोल ऑफ O2 को अगर तोड़ेंगे तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 3/2 डेल्टा HD। हाँ सर ये तो लगेगा, पर इसे 3 ऑक्सीजन कैसे मिले इससे? अच्छा अच्छा, अरे भाई, अच्छा 1 मिनट के लिए इसको भूल जाइए। ठीक है, अगर O2 टूटेगा तो क्या मिलेगा, 2 ऑक्सीजन मिलेगा ना। हाँ 1 मोल ऑफ O2 टूटने से 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल रहा है। यस सर। देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 2 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ O2 से 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मान लीजिए कि x मोल ऑफ O2 रहे तो कितना, 2x मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। बोलिए। यस सर। हाँ, तो अब x की जगह पे यस अगर हम सर। लोग 3/2 रख दे तो 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, हाँ ऑक्सीजन गैस हाँ टूटेगा सर। तो 3 यस। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बनेगा। क्लियर? हाँ सर। यस। अच्छा लेट मी, मैं दिखाता हूँ, जो आप लोगों ने किया है वही दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा यहाँ देखिए, कल हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया था ना। अच्छा यहाँ पे हम लोग 3/2 क्यों किए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन? क्यों? क्योंकि हम लोग को 3 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम प्रोड्यूस करना था।
समझ में आया? Yes, sir. ओके, जनरली क्या होता है ना, मैं बताता हूँ एक बात, बिकॉज आई वाज आल्सो स्टूडेंट इन क्लास 12th, मतलब 11 12 में भी एक विद्यार्थी था, अभी 1 साल पहले। Still I'm a student, but let me tell you one interesting thing that okay, let me stop recording it because all the topics are not so interesting. Okay, let's stop it. Now start talking about lattice energy. Write down the heading lattice energy. Acha, एक minute. Have you written the purpose of Born-Haber cycle? Yes, sir. No. Okay, okay. Just write down purpose of Born-Haber cycle. First point is to decide the stability of ionic compound. To decide the stability of ionic compound. Certain. Yes, yes. To decide the stability of ionic compound. Second point is experimentally, lattice energy and electron gain enthalpy are calculated with the help of this cycle. Experimentally, lattice energy and electron gain enthalpy are calculated with the help of this cycle. Now, वीकेजेस वाला जब आप लोग बनाओगे ना, तो एक क्वेश्चन आएगा कि means which of the following can be calculated using Born-Haber cycle. There will be some options that lattice energy, enthalpy of dissociation, means A energy, B energy, C energy, and that's all. Only two of them are calculated with the help of Born-Haber cycle, that are lattice energy and electron gain enthalpy. So you have to tick only them. Okay. सर हाँ हाँ. सर जैसे कि कोचिंग का मटेरियल पूरा करने के बाद जरूरी है कि कोई भी बनाना, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है. And for droppers, you don't require to solve leakages part. You only solve study materials that are enough. Even if you solve leakages one, then you will find that lots of questions from your material are in leakages one. And vice versa, means a lot of questions from leakages one are in your material. Okay, so you don't need to solve leakages one. Okay, just write down the next topic, lattice energy. So in lattice energy, I have written something in bracket. Can you see that? Can you see that? Just after lattice energy, in my notes, I have written something. No exception. Yeah, and that's the most interesting thing for an inorganic chemistry reader, that there are no exceptions. Means for me, it was just a blessing that I hadn't to remember a lot of exceptions. Okay, means I was very happy when I was writing this. So write down theoretically, 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 lattice energy mainly depend on two factors. Theoretically, lattice energy mainly depend on two factors. Done? Yes, sir. Okay.
The first factor is product of charges, and lattice energy is directly proportional. First factor is product of charges, and in the bracket you have to write directly proportional. Okay. And the second factor is internuclear distance, and in the bracket you have to write inversely proportional. There must be some space left out in the left part of your notes. So in that, make a bracket and write down the general notation that mu naught is directly proportional to mod of z plus into z minus. Z generally denotes charge. Okay, and against the second point you have to write mu naught is inversely proportional to r naught, so that whenever you are revising, जब भी आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग को बार बार ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लोगे तो याद आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। यस यस सर जो भी बोला रिपीट कर दो। हाँ हाँ, मैं बोला कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जिसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद से मैंने बोला कि आप लोग जब ये लिखे होगे ना तो पेज का कुछ पार्ट बचा होगा साइड में, या फिर ऊपर बचा होगा, मतलब स्पेस रहता है ना ऊपर, तो आप लोग को वहां पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट के अंदर इसको साइन नोटेशन में लिख लेना है, जिसके कारण से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा बाद में। तो साइन नोटेशन में हम लोग लैटिस एनर्जी को न्यू नोट से दिखाते हैं, और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको आर नॉट से, और जो चार्जेस होते हैं उनको जेड से। तो आप लोग ऐसा लिख लो कि न्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड प्लस mod of z plus into z minus, and nu naught is inversely proportional to r naught. Done.